हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम स्मार्ट स्टडी सेंटर है। फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है और मैं आपको 12th क्लास की ज्योग्राफ़ी और इंग्लिश के सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। तो आज हम ज्योग्राफ़ी पढ़ेंगे 12th क्लास की। तो ज्योग्राफ़ी में दो बुक है। फर्स्ट है भारत लोक और अर्थव्यवस्था और सेकंड है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो हम पहले मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से स्टार्ट करते हैं। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, और इसमें इस तरह से 10 चैप्टर हैं। तो एक एक करके हम इन सबको कवर करेंगे। तो आज हम मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसमें सबसे पहले हम भूगोल के बारे में जानते हैं। जो भूगोल हमारा सब्जेक्ट है, भूगोल, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी भूगोल जो शब्द है उसका अर्थ है भू प्लस गोल, यानी ये दो शब्दों से मिल करके बना है। पहला है भू, भू का मतलब भूमि होता है, और गोल जिसका मतलब आकार, आकृति, जो गोल आकार की है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल आकार की है, और उसी का जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन, यानी कि जो पृथ्वी है उस पर मानव है और वो आपस में उनका जो संबंध है, उन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। तो उसी को हम भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पर भूगोल इतना बड़ा एक विस्तृत विषय है जिसको पढ़ने के लिए हमें इसे दो भागों में बांटना पड़ता है। तो इसमें जो पहला है वो है भौतिक भूगोल, यहाँ पर है भौतिक भूगोल, और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम भूगोल की भौतिकी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि मृदा, जल, नदियाँ, पर्वत आदि, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, उसको भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं, जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। और अब यहाँ पर मानव भूगोल है। मानव भूगोल में हम मानव की जो क्रियाकलाप हैं उन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है भौतिक, पर्यावरण और मानव जगत के अंतर संबंधों का अध्ययन, यानी कि जो मानव है वो पृथ्वी पर रहता है तो वो किस तरह से वहाँ पर रहने के लिए अपने पृथ्वी से संबंध बनाता है। तो उन सब चीज़ों का अध्ययन है वो मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। तो अब चलिए मानव भूगोल को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर, हमारा जो बुक है ये 12th का मानव भूगोल के ऊपर है। तो मानव भूगोल से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल के जो पिता या जनक के रूप में जाने जाते हैं वो रेडजेल हैं, और इनकी एक बुक है वो एंथ्रोपोजियोग्राफी है, जिसमें इन्होंने लिखा है मानव तथा पर्यावरण का सहयोग आवश्यक है, यानी जो मानव है और पर्यावरण है उनके बीच में जो उनका सहयोग है, उनका जो संबंध है वो बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह से इस बुक में इन्होंने मानव भूगोल के बारे में लिखा है, और तब से ही मानव भूगोल का एक विषय आगे हमारे पास मतलब आया है। तो अब मानव भूगोल, और अभी इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे तो देखते हैं। जो मानव भूगोल है वहाँ पर जैसे मैंने इस चैप्टर से ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जैसे ये है मानव भूगोल क्या है, भूगोल क्या है, भूगोल की परिभाषा, और भौतिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल क्या है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो अब पहले मानव भूगोल की परिभाषा देखते हैं। तो मानव भूगोल की जो परिभाषा है वो सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो जो मानव भूगोल है, मानव और पृथ्वी के आपसी सह संबंध को हम मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल वर्ड्स में हुआ। लेकिन जब भी यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैंने ये देखिए, आप एनसीईआरटी बुक से एक ये कटिंग लगाया हुआ है, तो यहाँ पर रेडजेल जो हैं उन्होंने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी है, ये ऑथर हैं। तो इनकी जब हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हमें इन ऑथरों का, जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, तो हम उसमें अपने सिंपल वर्ड्स में भी लिखते हैं, और किसी ऑथर के द्वारा उस परिभाषा को दिया हुआ वो भी इसमें लिखना होता है। तो ये रेडजेल है, इनकी ये परिभाषा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि जो मानव भूगोल है वो मानव समाज और धरातल यानी पृथ्वी, यानी मानव और पृथ्वी, इन दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं कि वो किस तरह से एक दूसरे से रहते हैं, कैसे वो दिन की अपनी दिनचर्या करते हैं, तो इन सब चीज़ों का जो अध्ययन है उसको हम मानव भूगोल कहते हैं। तो ये आपने समझ लिया। इसको एज इट इज़ सेम टू सेम आपको याद करना पड़ेगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए। और यहाँ पर दूसरे ऑथर की बात करें तो ये एलन सी सैम्पल हैं। ये रेडजेल की ही एक शिष्या थी, जो ये अमेरिकी शिष्या थी।
तो इन्होंने भी इसके बारे में बताया है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, यानी जो पृथ्वी है वो अस्थिर है, यानी वो घूमती रहती है। और जो क्रियाशील मानव है वो क्रियाशील है, वो एक जगह से दूसरे जगह चलता रहता है, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। उनके बीच परिवर्तनशील, यानी समय समय पर बदलते रहते हैं, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आता रहता है। इन सब चीज़ों का अध्ययन है, यानी मानव और पृथ्वी। इन्होंने भी वही बात बोली है, बस इनके कहने का तरीका अलग है। और ये एक बहुत बड़ी ऑथर हैं, तो हमें इनकी बातें एज इट इज़ सेम टू सेम याद होना चाहिए। बुक में जब एग्ज़ाम होता है तो हमें ये लिखना पड़ता है। तो आपने समझा ये दो मेन। वैसे एक और यहाँ पर है पॉल विडाल डी ला ब्लास, तो इन्होंने भी यही बोला है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिकी नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों। तो यहाँ पर जीव यानी मानवों की बात हो गई, और उसके मध्य संबंध अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। तो इन्होंने भी यहाँ पर पृथ्वी की बात कर रही है, हमारी पृथ्वी पर नियंत्रित भौतिक नियम, यानी कि जो पृथ्वी हो गई, और यहाँ पर वो है मानव है। तो इन दोनों को ही रिलेट करके इन्होंने भी अपनी एक थ्योरी दी है। तो इस तरह से ये मानव भूगोल की क्या है, परिभाषाएं हैं। तो इनमें से दो ये जो परिभाषाएं हैं रेडजेल की, और एक उनके शिष्या LNC सैंपल, इन दोनों को आपको अच्छे से सेम टू सेम याद करना है। तो ये मानव भूगोल की परिभाषाएं हो गई। अब चलिए अब इसके बारे में और हम क्या आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मानव भूगोल की अब प्रकृति के बारे में जानते हैं। जो मानव भूगोल है उसकी प्रकृति कैसी है। तो मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में हम जानेंगे, यानी उसका नेचर कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मानव भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इसमें लिखा हुआ है, ये मैंने सपोर्टिंग मटेरियल सहायक सामग्री की यहाँ से मैं आपको ये बता रहा हूँ। मानव भूगोल मानव परिस्थितिकी है। मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है। मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान है। मानव भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित है। तो इस तरह से मानव भूगोल के यहाँ पर कुछ प्रकृति दी गई है, नेचर दिया गया हुआ है, आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। और विषय क्षेत्र के बारे में है, और इसके कुछ उपागम हैं। तो चलिए आगे और मैं आपको इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बताता हूँ। अब यहाँ पर भौगोलिक विचारधाराओं के बारे में हम जानते हैं। जो मानव भूगोल है उसमें अलग अलग भौगोलिक विचारधाराएँ हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट है प्राकृतिक या निश्चयवाद, सेकंड है संभावनावाद, और थर्ड है इसमें ये नवनिश्चयवाद। तो इसमें जो ये फर्स्ट है, पहले हम इसे समझते हैं, प्राकृतिकवाद या निश्चयवाद। तो प्राकृतिकवाद का मतलब है कि जो प्राकृतिक है वो हम पर हावी है, यानी कि उसका हम पर अधिकार है, या हम उसके आगे झुक जाते हैं, क्योंकि वो निश्चित है। हम ये मान के चलते हैं। स्टार्टिंग में जब इंसान आदि मानव हुआ करते थे, तब उसे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे रहते हैं, कैसे यहाँ पर पृथ्वी पर गमन करते हैं, कैसे खाना पीना, किसी भी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था। तो वहाँ पर क्या होता था कि जो प्राकृतिक से जो भी हमें मिला, हम उसी चीज़ों का यूज़ करते थे, यानी प्रकृति का हमारे ऊपर अधिकार था। हम उसके विरुद्ध नहीं जा सकते थे। जैसे भी हुआ, हम रहने के लिए घर नहीं बना सकते थे, क्योंकि हमें उस टाइम पे उतना नॉलेज नहीं था। और हम यही मान के चलते थे कि जो प्राकृतिक है वही हमारे लिए सब कुछ है, और जैसे जैसे वो चलाती है वैसे वैसे हमें चलना पड़ता है, ये मान के वहाँ पर लोग रहते थे, आदि मानव, और गमन करते थे जैसे भी होता था। लेकिन आज अब क्या है, अब संभववाद, ये जो सेकंड है इसमें संभववाद आ गया है। इसमें क्या है कि संभावनाएं हैं, जैसे कि अब टेक्नोलॉजी आ गई, यानी कि नदी है उसके ऊपर हम पुल बना देते हैं, तो ये एक संभावनावाद हो गया कि नदी को हम पहले वैसे पार नहीं कर सकते थे लेकिन अब पार कर सकते हैं, तो ये संभावनावाद आ गया। इसी तरह से और एग्जांपल दूं तो जैसे अभी टेक्नोलॉजी है, तो बल्ब है, लाइट है, टीवी है, और रात के समय में भी बहुत अच्छी रोशनी मिल जाती है हमें, तो इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये संभावनावाद के अंदर आ गया है, ये संभावनावाद हो गया। और जो थर्ड है वो है नवनिश्चयवाद, या इसे दूसरे शब्दों में रुको और जाओ की नीति भी कहते हैं। तो इसमें जो नवनिश्चयवाद है उसका मतलब है कि इसमें कुछ ऑथर्स ने कहा है कि इसका मतलब है कि जो निश्चयवाद है और संभावनावाद है, इन दोनों को मैच करके ये एक और नवनिश्चयवाद बनाया गया है। यानी कि जो निश्चयवाद है, यानी कि प्राकृतिक तो है और उसके विरुद्ध हम जा नहीं सकते, लेकिन कुछ संभावनाएं हैं जब हम उसको पार कर लेते हैं, और इन दोनों का आपसी तालमेल को अच्छे से व्यवस्थित करके चलाने को नवनिश्चयवाद कहा गया है। जैसे कि एक एग्जांपल हमारी NCERT की बुक में भी है, जैसे रेड लाइट का सिग्नल का दिया हुआ एग्जांपल। जैसे कि जब सिग्नल रेड हो जाता है तो हम रुक जाते हैं, लेकिन जब वो ग्रीन हो जाता है या येलो हो जाता है तो हम तैयार हो जाते हैं, और जब ग्रीन होता है तो हम उस पर आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि अब दूसरे शब्दों में से समझे कि जैसे अगर हमें कहीं किसी सही जगह पर
सेटलमेंट करना है, वहाँ पर हमें बसाव करना है, तो हमें वहाँ पर पहले प्राकृतिक देखनी होगी, समझनी होगी किस तरह का वहाँ का नेचर है, वहाँ पर नदी पहले तो नहीं थी, या फिर वहाँ का जो मृदा है वो कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है। इन सब चीज़ों को देख करके, समझ करके, उसके बाद अगर वहाँ पर कुछ इस तरह की आपदा है या ये सब चीज़ को समझ करके, देख करके, उसके बाद हमें उस पर आगे बढ़ करके संभावनावाद का जन्म करना होगा, यानी सेटलमेंट करना होगा, टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी, इन सब चीज़ों को वहाँ पर करना होगा। और इस तरह से रुको और जाओ, यानी कि पहले देखो, समझो, परखो, अगर वो जब ठीक हो तब आगे बढ़ो, उस पर टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ करके करो। तब ये रुको और जाओ की नीति से नवनिश्चयवाद का एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जिस पर अभी हम चल रहे हैं। हम पहले कहीं पे भी अगर हम रहने के लिए जाते हैं तो हम पहले वहाँ की सारा का सारा वो देखते हैं, वहाँ पर रहने का क्या क्या सुविधा है, कैसे है वहाँ पर। अगर जैसे एक एग्ज़ाम्पल के लिए बोलूँ तो कोई भी नदी के किनारे नहीं रहना चाहता है कि कभी अचानक से बाढ़ आ जाए, जैसे कि हमारे बहुत से राज्यों में होता भी है। कोई पर्वतीय क्षेत्र में नहीं रहना चाहता है कि भूस्खलन हो जाए और वहाँ से उनका मतलब क्षति पहुंच जाए इस तरह से। तो इन सब चीज़ों को देख करके और ठीक से अच्छे एक मैदानी क्षेत्र में जहाँ पर ज़्यादा कुछ हमें कम से कम तकलीफ़ हो, वैसे स्थानों पर रहना चाहता है। तो इन सब चीज़ों को देख करके हम रहते हैं, तो वो रुको और जाओ की नीति यानी नवनिश्चयवाद है। और तो इस तरह से ये तीन ये इसके कॉन्सेप्ट है जो मेन है। मानवतावादी या कल्याणपरक विचारधारा, इस विचारधारा में हम जो लोग हैं उनके सामाजिक कल्याण की बात करते हैं। इसमें आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके उनके कल्याण की बात की जाती है। इसी तरह से जो अगला है हमारा वो है आमूलवादी विचारधारा। इस विचारधारा में हम सामाजिक जो समानता है उसके ऊपर बात करते हैं कि जैसे गरीबी अमीरी, लोगों के बीच में आपस में किस तरह का वो रेशियो है, बहुत ज़्यादा लोग गरीब है या अमीर है, गरीब है तो क्यों गरीब होते जा रहे हैं, और अगर वो अमीर हैं तो वो बहुत ज़्यादा अमीर क्यों हैं। तो इन सब चीज़ों की तुलना की जाती है, इस पर विचार किया जाता है। जो अगला है वो है व्यवहारवादी विचारधारा। इसमें हम मानव जातियों की तुलना करते हैं, उनके व्यवहार की बात करते हैं, जैसे कि कैसे धर्म से, जातियों से, इन सब चीज़ों से, कि वो आपस में उनका कैसा व्यवहार है, दूसरे धर्मों को लेकर, दूसरे जातियों को लेकर, उनके समाज में किस तरह की व्यवस्था है, एक दूसरे से किस तरह का व्यवहार है। तो इन सब चीज़ों का इसमें अध्ययन करते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये जो हमारी विचारधाराएं हैं। तो अब आगे और हम देखते हैं मानव भूगोल की शाखाएं। जो मानव भूगोल है वो इतनी ज़्यादा विस्तृत है कि उसको पढ़ने के लिए, डिटेल वाइज पढ़ने के लिए, हम उसमें उसकी शाखाओं को अलग अलग अध्ययन करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बताता हूँ। जैसे ये देख सकते हैं जननांकीय यानी जनसंख्या भूगोल। इसके अंदर हम जनसंख्या की बात करते हैं। वैसे तो हम भूगोल में जैसे आपने देखा होगा कि भौतिक भूगोल अलग था, मानव भूगोल अलग था, लेकिन इस मानव भूगोल में भी जब हम बहुत ही डीप में पढ़ेंगे, यानी कि ग्रेजुएशन में जब आप चले जाएंगे वहाँ पर पढ़ेंगे, तो हम उसमें जनसंख्या भूगोल का एक अलग से कॉन्सेप्ट रहेगा, उसकी एक अलग बुक होगी, आपको वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हम जनसंख्या की बात करते हैं। इसी तरह से आगे है नगरीय भूगोल, यानी कोई नगर है, कोई जगह है, वहाँ का भूगोल कैसा है, वहाँ की व्यवस्था कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में। इसी तरह से और है सामाजिक भूगोल, समाज का भूगोल कैसा है। आर्थिक भूगोल कि धन से कैसे संबंधित है भूगोल में, यानी कि जो आर्थिक रूप से लोग गरीब है, अमीर है, तो इन सब चीज़ों का आर्थिक भूगोल में पढ़ेंगे। व्यवहारवादी भूगोल हो गया, ऐतिहासिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है। तो ये सब क्या है, ये भूगोल की शाखाएँ हैं। इनको पढ़ने के लिए हमें अलग से सेपरेटली सबका अलग अलग आगे जा कर के हम पढ़ेंगे 12th में। बस हमें इसके बारे में बस नॉलेज होना चाहिए कि ये भूगोल की शाखाएं होती हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर इसके उपक्षेत्र भी दिए हुए हैं। जैसे सामाजिक भूगोल है, तो सामाजिक भूगोल एक अलग टॉपिक हो गया, एक भूगोल का एक मेन हेडिंग हो गया, मेन बुक हो गया समाज के बारे में, जिसमें हम अध्ययन करेंगे। लेकिन किस तरह का, व्यवहारवादी भूगोल, समाज कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, संस्कृत भूगोल, लिंग भूगोल, इस तरह से सबका अलग अलग और बहुत ही डिटेल वाइज पढ़ने के लिए ये उसकी बहुत सारी उप शाखाएँ होती हैं। जैसे यहाँ पर जनसंख्या भूगोल है, आवास भूगोल है। तो इस तरह से ये इसके उप क्षेत्र होते हैं। तो हमें इन सब को भी याद करना है कि जैसे आर्थिक भूगोल ये है, आर्थिक भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, वर्णन भूगोल, इस तरह से तो सारा का सारा हम पढ़ेंगे। पर्यटन भूगोल, इन सबको आपको ये भी याद करना पड़ेगा किसके अंदर कौन सा आता है, कि आर्थिक भूगोल में ये जो आर्थिक भूगोल है इसके अंदर ये सारे टॉपिक आते हैं, हम आर्थिक भूगोल में इनको पढ़ते हैं। इसी तरह से राजनीतिक भूगोल है, तो राजनीतिक भूगोल में हम इन दोनों टॉपिकों को पढ़ते हैं,
ठीक है। इसी तरह से ये आपका सामाजिक भूगोल है, तो सामाजिक भूगोल में हम इन टॉपिकों को इसके अंदर कवर करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामाजिक भूगोल के अंदर इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहीं तक है, आपका लगभग चैप्टर ख़त्म हो गया है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसका एक और पार्ट लेकर के आऊँगा जिसमें आपको हल्का फुल्का इसको और समझाने की कोशिश करूँगा और इसके क्वेश्चंस आंसर को थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपका, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। एक पार्ट इसका और आएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगा। तो अगर आपको ये मैंने पढ़ाया है, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।